ये जो हमारा लेक्चर है ये है लिक्विड इंटरफेस। इसके ऊपर कि जब हम बात करते हैं कि जब लिक्विड अपना कोई इंटरफेस बना रहा हो, हम लोग इंटरफेसेस को तो डिस्कस कर चुके हैं। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरफेस किस तरह के होते हैं। जब दो मुख्तलिफ फेजेस मिल रहे होते हैं तो इंटरफेस बन रहा होता है। जिस पॉइंट पर वो मिल रहे होते हैं वहां पर इंटरफेस जनरेट हो रहा होता है। तो जब लिक्विड सॉलिड से मिल रहा हो तो अलग इंटरफेस बनता है, जब लिक्विड गैस से मिल रहा हो तो अलग इंटरफेस बनता है, जब मुख्तलिफ लिक्विड्स आपस में मिल रहे हो तो अलग इंटरफेस बनता है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड इंटरफेस किस तरह के बनाते हैं। लिक्विड जब स्मूथ सरफेस पर होता है तो कैसा इंटरफेस बनाता है, लिक्विड जब हमारे पास रफ सरफेस पर होता है तो कैसा इंटरफेस बनाता है, जब एंगल बन रहा हो तो कैसा इंटरफेस बनता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, और इस इंटरफेस पे कितना ज्यादा जो हाथ है वो हमारे सरफेस टेंशन का होता है, किस तरीके से सरफेस टेंशन अराइज होती है और वो किस तरीके से सरफेस टेंशन का रोल होता है हमारे लिक्विड इंटरफेस में। ये सारी की सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर जो है वो एयर वाटर इंटरफेसेस के ऊपर है कि हम जब देखते हैं कि लिक्विड का इंटरफेस होता किस तरीके से है, वो हमारे पास इसकी बहुत सारी पर्टिकुलर एयर वाटर इंटरफेसेस जो हैं वो हमारे पास क्लाउड ड्रॉपलेट्स में मिलते हैं, एरोसोल्स में मिलते हैं, सी सरफेसेस पर होते हैं। उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर में। और मगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अगर आप बात करें तो ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं इंटरफेसेस में एज कम्पेयर टू बल्क सॉल्यूशंस के अंदर। आज का पूरा लेक्चर हमारा लिक्विड इंटरफेस पर होगा। ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल को फॉलो करें। अगर हम देखें कि हमारे पास सरफेस टेंशन ओरिजिनेट ही किस तरह होती है, या आप ये कह लें कि सरफेस टेंशन या सरफेस फ्री एनर्जी किस तरीके से बनती है, तो वो असल में बनती ही हमारे लिक्विड इंटरफेस की वजह से। ये बात तो हमें मालूम है कि जब भी लिक्विड लिक्विड के साथ होता है तो चारों तरफ से उसे सेम फोर्स फील करनी पड़ती है, चारों तरफ से सेम फोर्स वो है वो एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जब एक तरफ फोर्स ज्यादा हो और बाकी तरफ फोर्स कम हो, या एक तरफ फोर्स कम हो और बाकी तरफ फोर्स ज्यादा हो, तो तब हमारे पास डिफरेंशियल फोर्स बन रही होती है। अगर आप लिक्विड के बिटवीन मॉलिक्यूल्स की बात करें, यानी कि अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले रही हैं और उस वाटर के ग्लास के सेंटर की बात करें, तो सेंटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी चारों डायरेक्शन पर सेम फोर्स फील कर रहे होंगे लिक्विड की। या अगर आप इस तरह इसको देखना चाहें कि अगर लेट सपोज ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वो इस तरफ भी सेम फोर्स पर है, इस तरफ भी उसको सेम फोर्स मिल रही है, इस तरफ भी सेम फोर्स मिल रही है, और इस तरफ भी सेम फोर्स मिल रही है। लेकिन ये वो कंडीशन है जब वाटर मॉलिक्यूल सेंटर के अंदर है। लेकिन अगर यही वाटर मॉलिक्यूल अपने सरफेस के ऊपर आ रहा हो, यानी कि ग्लास की सरफेस पर मौजूद हो, तो तब जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको यहाँ से तो फोर्स मिल रही होगी, नीचे से भी फोर्स मिल रही होगी, और इस डायरेक्शन से भी फोर्स मिल रही होगी। लेकिन इस डायरेक्शन पर इसको डिफरेंट डिफरेंट फोर्स फील करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके पास अब गैस मॉलिक्यूल है। यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पर इसकी फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगी। ये जो डिफरेंस इन फोर्स होगी यही असल में सरफेस टेंशन को अराइज करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल अपनी तीन तरफ से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ पर इसकी सेम फोर्स फील हो रही है, इस तीन तरफ से इसको सेम अट्रैक्शन फील हो रही है। लेकिन यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल होने की वजह से ये डिफरेंट फोर्स फील कर रहा है। अब तीन तरफ से इसको वाटर मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि खींच रहे हैं, लेकिन एक तरफ से इसकी फोर्स डिफरेंट है। तो तीन तरफ से इसको खींचने की वजह से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एक इनवर्ट पुल फील करेंगे। ये ऐसी फोर्स फील कर रहे होंगे कि इन्हें फील होगा कि जैसे इसे अंदर की तरफ कोई खींच रहा है। अंदर की तरफ से खींचे जाने की वजह से ऊपर की तरफ से इसको डिफरेंट, अब डेफिनेटली गैस मॉलिक्यूल का डिफरेंट फोर्स है, लेकिन गैस की जो फोर्स है वो इनवर्ट पुल के मुकाबले में कम है। अंदर की तरफ से इसीलिए वो खींचा जा रहा है क्योंकि अंदर की फोर्स ज्यादा है। अंदर की फोर्स ज्यादा होने की वजह से बाहर की फोर्स कम होने की वजह से ये अंदर की तरफ खींचेगा। जब ये अंदर की तरफ खींचेगा तो यहाँ पर एक टेंशन बनेगी, सरफेस पर एक टेंशन बनेगी, सरफेस पर एक खिंचाव बनेगा, एक तनाव बनेगा। यही खिंचाव, यही तनाव, यही टेंशन जो है सरफेस टेंशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये वो टेंशन है जो सरफेस पर फील हो रही है, इसलिए हम इसे सरफेस टेंशन कहते हैं। अच्छा, अब आप लोग एक बात सोचें कि अगर लेट सपोज यही जो मॉलिक्यूल हैं ये अपनी कंटेनर की सरफेस से भी तो टकरा रहे हैं,
यही मॉलिक्यूल जो है, अगर लेट सपोज ये ग्लास में है, तो यहाँ पर एक अपनी कंटेनर की वॉल से भी तो टकरा रहे हैं। यहाँ पर एक सरफेस बन रही है इसकी, जहाँ तक पानी था वहां पर एक सरफेस बन रही है। यहाँ से ये गैस से इंटरेक्ट हो रहे हैं और बीच से वो अपने बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो इसके तीन तरफ इसको वाटर पुल कर रहा है। लेकिन जो इसकी इस तरफ वॉल के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इस वॉल के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर इस वॉल की तरफ जा रहा होगा, इसको भी तो एक अट्रैक्शन, एक रिपल्जन, एक फोर्स फील हो रही है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वॉल के ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि ये अपने वॉल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इनको वॉल का सहारा भी मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पास एक कर्व सा बन रहा होता है। बीच में पूरी सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ धंस रहे हैं, क्योंकि नीचे से मॉलिक्यूल उनको खींच रहे हैं। नीचे से खींचने की वजह से यहाँ पर एक सरफेस टेंशन बन रही है, ऊपर से गैस है, नीचे से वाटर के इनवर्ट पुल है। इनवर्ट पुल की वजह से ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो धंस रहे हैं। लेकिन साइड्स के जो मॉलिक्यूल है उनको अपनी वॉल से एक सहारा मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनवर्ट पुल उन्हें इतना ज्यादा अपनी तरफ खींच नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपके पास जब सरफेस बनती है तो वो आपके पास किसी कर्व से बन रही होती है। तो वो जो कर्व होता है वो भले से कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, वो दोनों ही सूरतों में अपने आप को वॉल से सहारा दे रहा होता है। ये जो सहारा होता है ये इसी वजह से आपके पास इस तरीके का कर्व बन रहा होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास जब अंदर से खिंच रहा है, बाहर से एक फोर्स आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टेंशन बन रही है, यही हमारे पास सरफेस टेंशन कहलाती है। और ये नेट इनवर्ट पुल होती है, जिसकी वजह से आपका जो सरफेस है वो एक तनाव फील कर रहा होता है, जिसको आप सरफेस टेंशन के नाम से जानती हैं, या आप इसको फ्री एनर्जी भी कह सरफेस फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। वैसे ये सरफेस टेंशन कहलाती है, जिसकी वजह से आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ खींच रहे होते हैं, खींचने की वजह से ऊपर एक टेंशन बन रही होती है, सरफेस टेंशन कहलाती है। उसके बाद हम आते हैं सरफेस टेंशन पर कि एक्चुअल में ये होती क्या है। तो ये एग्जैक्टली वही होती है जो अभी मैंने आपको डिफाइन की, कि जब अंदर की तरफ से मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा हो, ऊपर की तरफ से वो एक डिफरेंट फोर्स फील कर रहा हो, तो यहाँ पर एक सरफेस टेंशन बनती है। ये स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ये स्पॉन्टेनिटी जो है ये इसकी सरफेस टेंशन कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आता है सरफेस एक्सिस। सरफेस एक्सिस क्या होता है, बहुत डिफरेंट सी टर्म है। अगर आप ऐसा करें, सरफेस एक्सिस क्या होता है, अगर आप लेट सपोज कुछ ऐसा करें कि आप अपने मॉलिक्यूल्स को माइग्रेट करवाएं फ्रॉम बल्क ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि सेंटर ऑफ अ सॉल्यूशन से सरफेस ऑफ अ सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप मॉलिक्यूल्स को माइग्रेट करें सेंटर ऑफ अ सॉल्यूशन से सरफेस ऑफ अ सॉल्यूशन की तरफ, तो आपको एक फोर्स देनी पड़ेगी जो कि आपके इन्वर्ट पोल के अगेंस्ट होगी, क्योंकि आपका जो इन्वर्ट पोल है वो मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर खींच रहा है, वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन आप ये चाहती हैं कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो इनवर्ट पोल को फील करने के बजाय सरफेस की तरफ आए। तो जब आप उसको अंदर से निकाल के बाहर लेकर आएंगी तो डेफिनेटली आप उसके इनवर्ट पोल के अगेंस्ट एक्ट करेंगी। तो वो जब अगेंस्ट एक्ट करेंगी तो क्या होगा कि आपकी जो सरफेस की एनर्जी है वो सेंटर ऑफ या बल्क ऑफ अ सोल्यूशन के मुकाबले में बढ़ जाएगी। जब आपकी सरफेस की एनर्जी बल्क ऑफ अ सोल्यूशन के मुकाबले में बढ़ जाएगी, तो जितनी वो बढ़ेगी वो कहलाती है सरफेस एक्सिस। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी सरफेस पे बल्क के मुकाबले में ज्यादा है। तो जब वो सरफेस पे ज्यादा है तो ये सरफेस एक्सिस कहलाती है, क्योंकि एनर्जी सरफेस पर बढ़ रही है, तो हम इसे कहते हैं सरफेस एक्सिस। ये सरफेस पर ये ज्यादा है, ये आपका सरफेस एक्सिस कहलाएगा। जब आपकी सरफेस की एनर्जी इंटीरियर ऑफ अ मॉलिक्यूल के मुकाबले में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा रही थी। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए आप मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर ला रही थी। जब आप मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर ला रही थी तो आपने उसको एक फ्री एनर्जी, आपने उसकी सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी। तो जो एनर्जी उसकी सरफेस मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है इंटीरियर ऑफ अ मॉलिक्यूल के मुकाबले में, तो ये आपकी सरफेस एक्सेस एनर्जी कहलाएगी या सरफेस एक्सेस कहलाएगा, जब आपकी सरफेस की एनर्जी इंटीरियर ऑफ अ मॉलिक्यूल के मुकाबले में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये काम करने के लिए आपको इनवर्ट पुल के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है। तो
इस एक्सेस ऑफ एनर्जी को सरफेस एक्सेस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो सरफेस टेंशन होती है वो डायरेक्शंस पर होती है। आपके जब भी सोल्यूशन की सरफेसेस बदलती हैं तो सरफेस टेंशन भी बदल जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्मूथ सरफेस और कर्व सरफेस की सरफेस टेंशन सेम हो। तो जो डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस टेंशन होती है वो आपके पास डिफरेंट होती है जब आपके सरफेस की शेप बदलना शुरू होती है। अगर आप स्मूथ सरफेस की बात करें तो आपकी सरफेस टेंशन भी पैरेलल होती है। स्मूथ सरफेसेस की केस में आपकी सरफेस टेंशन पैरेलल होती है। लेकिन आप अगर अपना जो सरफेस है उसको कर्व कर लें, अगर आपकी सरफेस जो है वो कर्व सरफेस है तो आपकी सरफेस टेंशन भी टेंजेंटल होती है, वो एक डायरेक्शन में होती है, वो एक एंगल के हिसाब से बन रही होती है। तो सरफेस टेंशन के लिए सरफेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सरफेस पर आपको सेम सरफेस टेंशन फील नहीं हो सकती, आप सेम सरफेस टेंशन को अचीव नहीं कर सकते। स्मूथ सरफेसेस पर ये पैरेलल होती है, कर्व सरफेसेस पर ये टेंजेंटल होती है। उसके बाद हमारे पास आती है सरफेस टेंशन, जो है वो आपकी वेरी करती है विद टेम्परेचर, विद प्रेशर। आप एक ही सरफेस टेंशन कभी भी हर टेम्परेचर पर अचीव नहीं कर सकते। आप ये कभी भी अचीव नहीं कर सकती कि आपकी टेम्परेचर मतलब वेरी करता जाए और सरफेस टेंशन सेम रहे। इसके आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट भी अपनी एलिमेंट्री लेवल की क्लासेस में किए होंगे कि जब आपने सरफेस टेंशन को ऑब्जर्व किया होगा बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलने से सरफेस टेंशन डेफिनेटली बदल जाती है। अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाएं तो सरफेस टेंशन लो होना शुरू हो जाती है, और उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो हाई टेम्परेचर पर हमें मालूम है एजिटेट होता है। हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने लगती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जीज इंप्रूव होती है। वो जो उसके अंदर की एनर्जीज बढ़ने लगती हैं तो क्या होता है, अब मॉलिक्यूल में अंदर एक इंतजार सा बना हुआ है, तो वो बाहर के मॉलिक्यूल को खींचने में तो अपना टाइम जाया नहीं करेगा ना, बाहर मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराने में मसरूफ है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये मतलब टकराने का अमल बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होती चली जाती है। और अगर आप इसके क्रिटिकल टेम्परेचर्स को अचीव करने लगे लिक्विड्स के, तो उधर तो आपकी सरफेस टेंशन ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जाने लगती है। जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेज हैं वो जीरो की तरफ जाने लगती हैं, तो आपकी सरफेस टेंशन भी बहुत ड्रॉप कर जाती है। जैसे जैसे आप अपनी मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन को कम करते जाएंगे, बल्कि उनमें रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी सरफेस टेंशन जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। ये एक इक्वेशन है जो कि सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर के हिसाब से स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। इसके अंदर हमारे पास m जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है, ये रो है, ये p मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे रो की साइन नहीं आया था, तो ये रो हाँ आपके पास इस तरह से कहलाता है। ये लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा लिक्विड डेंसर होगा या जितना कम डेंसर होगा ये आपकी वो डेंसिटी होती है। अगर आप इस टेम्परेचर की बात करें जिसको आप TC से रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड होता है। जो भी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है ये आप वो लिखेंगी। T जो होगा वो आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होगा, जो आप उसको प्रोवाइड कर रही होंगी, जिस टेम्परेचर पर आप काम कर रही होंगी। -6 जो है ये इसके फॉर्मूले में ही है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो m/p होता है उसको आप 2/3 के रेफरेंस से देख रहे हो, तो इसके ऊपर 2/3 लिखा हुआ है ना, या ये आपके सरफेस एरिया के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्या आप उसके बाद अगर हम m बाय रो की बात करें, इसको आप 2/3 से लेते हैं, और ये आपका साइज ऑफ अ सरफेस एरिया के हिसाब से होता है पर मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, मोल ऑफ अ लिक्विड के साइज ऑफ अ सरफेस एरिया होता है, ये m/p, जिसको आप 2/3 से लेती हैं। ये पूरा फॉर्मूला है, ये इक्वेशन ही है जो आपको इसी इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगी। इसको ड्राइव भी डेफिनेटली लोगों ने किया होगा, लेकिन मुझे भी ये इक्वेशन ही के तौर पे मिली थी, तो मैंने इसको एज ए इक्वेशन ही डिस्कस किया है। जो सरफेस टेंशन होती है बहुत सारे लिक्विड्स की, वो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिक्रीज होती है, इसी तरह
वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सरफेस टेंशन ऑफ अच्छा, जो हमारे पास सरफेस एरिया, जैसे हमने बताया था सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है टेम्परेचर से, तो इसी तरह सरफेस टेंशन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है आपके प्रेशर से भी। जैसे जैसे आप अपना प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं उसके नतीजे में आपकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है जैसे जैसे आप अपनी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है और एज अ रिजल्ट आपका जो डिक्रीज होती है वो आपका नेट इनवर्ट पुल डिक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे नेट इनवर्ट पुल डिक्रीज होता है प्रेशर बढ़ाने से वैसे वैसे आपकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। टेम्परेचर के केस में इसका केस फर्क था, वो भी उस वक्त भी इन्वर्ट पुल ही कम हो रहा था क्योंकि वो अंदर से लड़ना शुरू हो गए थे तो इन्वर्ट पुल ही गिरा रहे थे। प्रेशर बढ़ाएं या टेम्परेचर बढ़ाएं, क्योंकि आप इसका इन्वर्ट पुल चेंज कर रहे हैं तो आपकी सरफेस टेंशन डायरेक्टली अफेक्ट होती है और आपकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होने लगती है विद इंक्रीज इन प्रेशर एज वेल एज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप इसको जरा सा गौर से देखें तो ये आपके पास रिलेशन है कि आपका लिक्विड प्रेशर जो है वो आपके कर्व सरफेसेस के ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है। जब आपकी सरफेसेस जो है वो कर्व्ड होती हैं तो वो किस तरीके से आपका लिक्विड प्रेशर जो है उसके ऊपर अफेक्ट आता है। एक बैलेंस होता है हमेशा प्रेशर डिफरेंस का कर्व सरफेसेस के ऊपर, हमेशा एक बैलेंस बन रहा होता है, तभी तो वो सरफेस वहां पर क्या नाम है अमन के साथ रह रही होती है। अगर एक बैलेंस नहीं होगा तो लिक्विड फ्लो करने लगेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर इसको बैलेंस आउट करेंगी वो वहां पर स्टैटिक नहीं हो पाएगा तो वो फ्लो करने लगेगा। जैसे कि अगर आप पानी को जमीन पे फेंकें तो क्या होता है, वहां पे वो अपने उस सरफेस को कभी भी अ, मतलब रिटेन नहीं कर पाती, वो बह जाती है। लेकिन अगर आप मरकरी को जमीन पे फेंक दें तो क्या होगा, वो अपने सरफेस टेंशन को इस तरीके से मैनेज करेगा कि वो एक ड्रॉपलेट की सूरत में आपको नजर आ रहा होगा, मुख्तलिफ ड्रॉप्स की सूरत में वो आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एक बैलेंस होती है प्रेशर डिफरेंस का किसी भी कर्व लिक्विड सरफेसेस के दरमियान। ठीक है, हमारे पास अगर हम इसकी इक्वेशन को अभी इसमें शायद छुप गई है, जो प्रेशर पी डैश से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमेशा बड़ा होना चाहिए पी नॉट के मुकाबले। अगर पी डैश जो है वो ज्यादा है पी नॉट के मुकाबले में, तभी आपका जो लिक्विड का जो सरफेस होगी ना वो अपने आप को रिटेन कर पाएगी, वो उस प्रेशर को फील करके वो अपने आप को सस्टेन कर पाएगी। वो किसी भी प्लेट के ऊपर जो भी गैस लिक्विड इंटरफेस बन रहा होगा उसके ऊपर रिटेन कर पाएगी। आपका जो पी होता है ना, पी डैश जो पी नॉट जो होता है वो पी डैश के बराबर हो सकता है। पी नॉट इज इक्वल टू, अगर आप पी डैश की बात करें तो आप ये समझ सकती हैं कि इसमें आपके पास जो भी कर्व गैस की लिक्विड कर्व होगा गैस बिटवीन लिक्विड इंटरफेस का, यानी कि आपने जो लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर डाला है। देखें, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अभी हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि पी नॉट जो है वो पी डैश के बराबर है, मगर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि पी नॉट क्या है और पी डैश क्या है। ठीक है, पहले आप ये समझें कि आपने एक लिक्विड लिया और आपने उसको एक स्मूथ सरफेस के ऊपर फेंक दिया। जब आपने एक लिक्विड को एक स्मूथ सरफेस के ऊपर फेंका तो आपके पास इस वक्त दो फेजेस हैं। एक लिक्विड है जो कि गैस के साथ इंटरेक्ट हो रही है, मतलब आपका एयर है ना। तो हम इस वक्त जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो गैस लिक्विड इंटरफेस को डिस्कस कर रहे हैं। हम वो इंटरफेस डिस्कस नहीं कर रहे जो सरफेस का आपके लिक्विड के साथ बना है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं गैस लिक्विड इंटरफेस को, कि जब आपने लिक्विड को किसी स्मूथ सरफेस पे डाला तो उसने अपने गैस के साथ जो कर्व, मतलब वो जो लिक्विड कर्व की सूरत में आके सरफेस के ऊपर गिरा है, वो गैस लिक्विड इंटरफेस पर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इस फिगर को जरा सा गौर से देखें तो आप देख सकती हैं कि आपके पास जो आपकी कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है, अगर आप इस डायग्राम को जरा सा गौर से देखें तो इसमें जो आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है, कॉन्वेक्स जो कि ए है, ये वाली जो कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है अगर आप इसको देखें तो इसके पास तीन एंगल्स हैं। ये ए बी और सी के ऊपर काम कर रहा है, ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास तीन सरफेसेस तीन एंगल्स बन रहे हैं ए बी और सी।
जबकि आपको मालूम है कि जो आपका सरफेस टेंशन है वो एक टेंजेंटल डायरेक्शन में, आपकी सरफेस टेंशन स्मूथ नहीं है, आपकी सरफेस टेंशन यहाँ पर पैरेलल नहीं आ रही है, आपकी सरफेस टेंशन यहाँ पर टेंजेंटल आ रही है, यानी कि वो एक डायरेक्शन बना रही है, वो टेंजेंटल डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि वो एक एंगल बना रही है अपनी सरफेस के साथ। जो आपके पास यहाँ पर फोर्स ऑफ अ सरफेस टेंशन है वो आपके पास यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको यहाँ पर इसकी सरफेस टेंशन नजर आएगी। यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये सरफेस टेंशन को अपने इंटीरियर ऑफ अ लिक्विड की तरफ लेकर जा रहा है, सही है। यहाँ पर ये डिफरेंट सरफेस टेंशन बना रहा है। ऐसा रिजल्ट आपके पास क्या हो रहा है कि जो प्रेशर पी डैश है वो आपके पास बढ़ रहा है पी नॉट के मुकाबले में। पी डैश क्या है, वो जो आपके पास अंदर की तरफ से उसको पुल मिल रहा है, अंदर की तरफ से जो इस कॉन्वेक्स सरफेस को जो अंदर की तरफ से पुल मिल रहा है वो ज्यादा है ऊपर की तरफ से हवा के प्रेशर के मुकाबले। आप इसको हवा का प्रेशर समझते हैं, ऊपर से जो ये हवा का प्रेशर है या ऊपर से जो गैस है उसके मुकाबले में ये जो अंदर से इसको इनवर्ट पुल मिल रहा है वो प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि ये पी डैश ज्यादा है पी नॉट के मुकाबले में, इसीलिए आपको ये कॉन्वेक्स कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। पी डैश क्या है, अंदर की तरफ से खींचने वाला इनवर्ट पुल, और पी नॉट क्या है, ऊपर का सरफेस जो कि गैस का प्रेशर है। आप इसको गैस प्रेशर समझ लें, ऊपर से जो ये गैस प्रेशर दे रही है लिक्विड को अंदर की तरफ धकेल रहे, मतलब लिक्विड को, वो कम है एज कंपेयर टू लिक्विड का अंदर से खींचने की सलाहियत। क्योंकि इसको इनवर्ट पुल ज्यादा मिल रहा है आउटवर्ड पुल के मुकाबले में, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्वेक्स कंडीशन बना रही है। यहाँ पी डैश जो है वो ज्यादा है पी नॉट के मुकाबले में। आपने लिक्विड लिया और आपने उसको सरफेस पर, अब आप ऑब्जर्व कर रही हैं कि लिक्विड डिफरेंट सरफेस पर किस तरीके से बिहेव करता है, लिक्विड का प्रेशर जो है वो अपनी सरफेस कर्वेचर के हिसाब से किस तरीके से बिहेव करता है। ये बात तो आपको मालूम है कि हमेशा एक बैलेंस होता है प्रेशर डिफरेंस का। जब आप किसी भी कर्व लिक्विड सरफेसेस के ऊपर बात कर रही होती है तभी तो वो एक कर्व बना रहा है ना, एक बैलेंस में है तभी वो एक कर्व बना पा रहा है। अगर वो बैलेंस आउट हो जाएगा तो वो फिर वो स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि स्प्रेड की कंडीशन फर्क होती है। अगर वो एक बैलेंस आउट करेगा लिक्विड तो वो स्प्रेड पर आ जाएगा, लेकिन अगर वो एक खास प्रेशर का बैलेंस बनाने में कामयाब होगा तभी वो अपना कोई भी कर्व लिक्विड सरफेस को मेंटेन कर पाएगा। अगर आप ग्लास के अंदर वाटर की भी बात करें तो जब आप उसको देखती हैं तो क्या होता है, वो एक बैलेंस बन रहा होता है ना, कि नीचे से वो उसको खींच रहा है, ऊपर से वो प्रेशर का फर्क है जिसकी वजह से एक बैलेंस क्रिएट हो रहा होता है। अगर वो ग्लास का आप वॉल तोड़ दें तो डेफिनेटली वो बैलेंस, वो प्रेशर का बैलेंस आउट हो जाएगा। और वो तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपके पास एक बैलेंस बनता है प्रेशर का तभी आपका कोई भी लिक्विड अपनी किसी भी शेप को मेंटेन करने में कामयाब होता है। वो अपना अगर लिक्विड सरफेस बना रहा है तो डेफिनेटली एक प्रेशर का बैलेंस्ड है। अगर आप ग्लास की एग्जांपल बार बार इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये आपके डेली रूटीन की चीज है। अगर आप एक ग्लास में पानी लिया हुआ है और आप उसको देखें तो आपको एक सरफेस बनती हुई नजर जो आती है तो वो एक एयर प्रेशर और एक इनवर्ट पुल के प्रेशर के बैलेंस की वजह से बन रही होती है। अगर आप उसी ग्लास का कंटेनर तोड़ दें तो क्या होगा, अब वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो प्रेशर मेंटेन ना करने की वजह से अपनी प्रॉपर हालत को खो देगा और वो स्प्रेड की तरफ चला जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर लिक्विड अपना प्रेशर मेंटेन ना कर पाए तो वो स्प्रेड की कंडीशन पे जाता है। वो कंडीशंस भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इसको जरा सा और ध्यान से देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप लेट सपोज आप ये कर लें कि जो आपका प्रेशर ऑफ अ गैस फेज है वो पी नॉट है, आपने ये सोच लिया है कि आपने उसको पी नॉट का नाम दिया, आप इसको कोई भी नाम दे सकती थी, हमने इसको पी नॉट का नाम दे दिया। और जो प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फेज है, जो लिक्विड उसको खींच रहा है, जिस लिक्विड की वजह से वो एक कर्व सरफेस या एक टेंजेंटल बना रहा है, वो पी डैश है। और आप उसको एक सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व कर रही हैं जिसको आप गैस लिक्विड इंटरफेस का नाम दे रही हैं, क्योंकि आप इस वक्त लिक्विड सॉलिड की तो बात नहीं कर रही, आप लिक्विड टू गैस इंटरफेस की बात कर रही हैं। तो जो भी आपका कर्व सरफेस बन रहा है या जो भी आपका शेप बन रही है वो आप गैस लिक्विड इंटरफेस के ऊपर काम कर रही हैं।
अब आप ऐसा सोच लें, हम एक ऐसे केस की बात करते हैं जहां पर जो आपका कर्व्ड गैस लिक्विड इंटरफेस है, जो कि मैंने आपको इस तस्वीर में दिखाया हुआ है, ये आपके पास जो सरफेस बना रहा है वो ए, बी और सी, इन तीन के दरमियान या इन तीन की वजह से एक सरफेस बन रही है। जो आपकी सरफेस टेंशन है वो आपके पास पैरेलल नहीं है बल्कि टेंजेंटल डायरेक्शन में है, यानी कि वो किसी एंगुलर मोशन पर है, किसी एंगल को अचीव कर रही है, किसी एंगल के ऊपर आ रही है। तो जो आपके पास कॉम्पोजिट फोर्स होगी, जो आपकी सरफेस टेंशन के ऊपर होगी, वो आपके पास वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अ लिक्विड के बेसिस के ऊपर होगी ना। ये जो आपके डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर एरोज बने हुए हैं इस फिगर में, तो इसकी कॉम्पोजिट फोर्सेस के बेसिस पर आ रही होगी ना आपके पास सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर है इस कंडीशन में, जो प्रेशर है जिसको आपने पी डैश का नाम दिया था, लिक्विड का प्रेशर, वो ज्यादा ही होगा पी नॉट के मुकाबले में। जब भी ये कंडीशन अचीव होगी या ये कंडीशन अराइज होगी या ये कंडीशन बनेगी, तो आपका जो पी डैश है वो पी नॉट के मुकाबले में ज्यादा ही होगा। और अगर आप इसके ऊपर इस डेल्टा पी के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहें या आप इस डेल्टा पी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहें, तो आपको पता चलेगा कि जो डेल्टा पी है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, और ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है जो कि इसको नीचे की तरफ से मिल रहा है, ये पॉजिटिव में है। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस तो मतलब उल्टे तरफ जा रहा होता ना। ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है जो इसको नीचे की तरफ से पुल की तरफ से मिल रहा है, ये पॉजिटिव में है। अच्छा, अगर आप इसी में अब कॉनकेव की कंडीशन को देखें, तो हमने इसमें क्या किया है, ए बी और सी, जिसमें हमारे पास कॉन्वेक्स में ए बी सी था, उस इसी ए बी सी को हमने ए डैश बी डैश और सी डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया है, जस्ट टू डिफरेंशिएट। और हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर जो फोर्स है सरफेस टेंशन की, जो कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर आ रही है, जो डिफरेंट पॉइंट्स पर कॉनकेव की कंडीशन, कॉन्वेक्स की कंडीशन में आपने देखी थी, वो आपकी गैस की फोर्स के मुकाबले में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, तो ये जो प्रेशर ऑफ अ गैस है ना, जिसको आपने पी डैश डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर रही है, जो ये जो प्रेशर नीचे की तरफ से जिसको प्रेशर फील हो रहा है, वो आपके पास कम होता है एज कंपेयर टू पी नॉट, जो आप ऊपर से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो एयर का प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर है, या जो गैस का प्रेशर है, वो कम होता है एज कंपेयर टू पी डैश डैश, जो कि आपको लिक्विड का प्रेशर नीचे से मिल रहा है। और जैसे कि अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर आपके पास डेल्टा पी जो कि एक्सेस स्ट्रेस है वो ज्यादा था, तभी तो मॉलिक्यूल नीचे खिंच रहे थे। और मैंने तभी आपको ये बात भी कही थी कि अगर ये डेल्टा पी एक्स्ट्रा ना होता, तब भी मैंने आपको ये कहा था कि जब ये डेल्टा पी एक्स्ट्रा ना होता, यानी कि ये डेल्टा पी कम होता, तो ये नेगेटिव डेल्टा पी होता। नेगेटिव डेल्टा पी का मतलब है कि अब ये एक्सेस स्ट्रेस नीचे से इसे नहीं मिल रहा, ये डेल्टा पी जो है ये नेगेटिव है, यहाँ से इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं मिल पा रहा, यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं मिल पा रहा। एज अ रिजल्ट ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर से ज्यादा है, तो तब ये अपनी कॉनकेव की कंडीशन को अराइज करता है या अचीव करता है।